हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स। पिछले चैप्टर में हमने सरल रेखा के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि किसी सरल रेखा के निर्धारण के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। हम लोग वास्तव में ये जानते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से हम एक अद्वितीय सरल रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी सरल रेखा को अनंत रूप से दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। इस चैप्टर में यानी रेखाएं और कोण पाठ में हम लोग इन्हीं सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद से बने कोणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया है, रेखाएं और कोण। तो देखिए, हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ ऐसे परिभाषाएं हैं जिनकी आवश्यकता हमें इस चैप्टर में पड़ेगी। तो पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेखा को ही परिभाषित कर देते हैं। रेखा यानी कि लाइन को यहाँ पर परिभाषित करते हैं। ऐसे तो हम लोग पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेखा बिंदुओं का समुच्चय होती है जिसका विस्तार दोनों ओर अनंत होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक रेखा दिखाता हूँ। ये रेखा हो गई। ठीक है, यहाँ पे इस रेखा का नाम हम लोग ए बी ले लेते हैं। तो इसको आप अनंत रूप से इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस रेखा को संकेत में लिखना होगा तो ए बी के ऊपर ऐसे एरो दे देंगे इस तरह से दोनों तरफ से, या आप ऐसे सिंपली लिख देंगे रेखा ए बी, दोनों चलेगा। हम लोग जनरली सिर्फ ए बी भी लिख देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हम लोग रेखा की ही बात कर रहे हैं। इसको हम लोग ये भी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से भी आप इन्हें सूचित कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं रेखाखंड की यानी कि लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या होता है? एक्चुअल में रेखाखंड रेखा का एक वह भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब आप इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु एंड पॉइंट हो, एक रेखाखंड कहलाता है। एक रेखाखंड कहलाता है। यानी कि जैसे अगर मैं इस रेखा का ये भाग यहाँ से यहाँ तक, ये दो एंड पॉइंट लेके मैं यहाँ तक ऐसे दर्शा देता हूँ, तो इसमें ये जो आप ए बी देख रहे हैं ना, ये ए बी, यही आपका क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। और इसको कैसे शुरू करेंगे, तो ए बी के ऊपर ऐसे दे देंगे बार जैसा, या हम लोग रेखाखंड दर्शा दिए, या फिर लिख सकते हैं रेखाखंड ए बी। समझ गए रेखाखंड? तो रेखाखंड जो होती है इसका लंबाई निर्धारित रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट है दोनों तरफ, तो इसका लंबाई आप मेजर कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगर मान लीजिए हम कहें कि इस रेखाखंड का अगर बात करें हम लोग, कोई इस रेखाखंड का आंतरिक बिंदु है ना, किसी रेखाखंड का, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, रेखाखंड का आंतरिक बिंदु क्या कहलाता है, आंतरिक बिंदु। जैसे ये रेखाखंड हुआ, इसके एंड पॉइंट ए और बी है, इस पर हम लोग कहीं यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, मान लो पी ले लेते हैं, या यहाँ क्यू ले लेते हैं। तो पी और क्यू क्या है, यहाँ पर क्या है, इसके आंतरिक बिंदु है। यहाँ पर पी तथा क्यू रेखाखंड ए बी के आंतरिक बिंदु है। समझ गए ना, ये आंतरिक बिंदु है। क्लियर हो गया आंतरिक बिंदु क्या हो? चलिए, अब हम लोग देखते हैं किरण के बारे में। इन सबको हम लोग यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, इसलिए मैं इन सभी परिभाषाओं को आपको समझा रहा हूँ। किरण यानी कि रे क्या कहलाती है? तो देखिए, एक्चुअल में क्या होता है रे, कि एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो इसे पहले परिभाषित कर देते हैं। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत
अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। एक किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक किरण कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे दर्शा देता हूँ। देखिए एक्चुअल में ये जो देख रहे हैं यह आपकी अब एक किरण कहलाएगी, क्योंकि इसका एक ही अंत बिंदु है इधर ए, इधर ये अनंत रूप से आगे बढ़ सकता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? किरण ए बी। तो ये किरण ए बी को ऐसे लिख देंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं किरण ए बी। ठीक है, इसको ऐसे सूचित कर सकते हैं। समझ गए ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं अर्धरेखा के बारे में। अर्धरेखा क्या होता है? अर्धरेखा हाफ लाइन, हाफ लाइन, हाफ लाइन। तो देखिए किरण का ही अगर ये आप देख रहे हैं एक अंत बिंदु जो है, इसको ना इंक्लूड किया जाए, अंत बिंदु को अंतर्विष्ट ना किया जाए, तो वह एक अर्धरेखा कहलाता है। ठीक है, एक किरण का अंत बिंदु अगर आविष्ट नहीं करता है, आविष्ट नहीं करता है, तो वह रेखा, वह किरण अर्धरेखा कहलाती है। अर्धरेखा कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको क्या करना होगा कि किरण जैसा ही खींचना होगा। ठीक है, ये जैसे किरण हम लोग ऊपर खींचे वैसे ही खींचेंगे, लेकिन इसमें जो यहाँ पर जो अंत बिंदु ए था उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको इसमें शामिल नहीं करें। इसको, इस अंत बिंदु को छोड़कर आप इधर आगे बढ़े ना, तो ये आपका अर्धरेखा कहलाएगा, रेखा का हाफ। बात को समझे ना जी? समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं संरेख बिंदुओं के बारे में। संरेख बिंदुएं ए कर देते हैं। संरेख बिंदुएं यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि तीन या अधिक बिंदुएं संरेख कहलाती हैं। संरेख कहलाती हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो। एक ही रेखा पर स्थित हो, वो क्या कहलाती है? संरेख कहलाती है। यानी कि जैसे यहाँ पे चित्र में देखिए, अगर हम लोग ए बी सी डी, कम से कम तीन से अधिक भी हो सकते हैं, ये सभी क्या है? संरेख है, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोण के बारे में। कोण यानी कि एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है? देखिए एक कोण की बात करें तो ये दो असंरेख किरणों का सम्मिलन होता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। यानी कि कुछ इस प्रकार से, ये एक किरण ले लिए और दूसरा किरण हम लोग इधर इस तरह से ले लिए। ठीक है, ये दो हमारी किरणें हो गई, इस प्रकार से मिली हुई है कि इनका एक जो प्रारंभिक बिंदु है वो उभयनिष्ठ है, और इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एंगल ए बी सी। ठीक है यहाँ, ठीक है, तो आप इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं यहाँ पर कि एक कोण दो असंरेखीय किरणों का सम्मिलन होता है, जिसमें प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, तो एक्चुअल में ये जो कोण देख रहे हैं, कोण की ये क्या कहलाएंगी? भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भुजाएं कौन कौन सी है जी? भुजाएं इसमें दो हैं, ए बी है और बी सी है, और इसका शीर्ष क्या है? कोण का शीर्ष कौन सा कहलाएगा? तो शीर्ष आपका यहाँ पे ये बी कहलाएगा। तो इस एंगल को लिखना होगा तो एंगल ए बी सी लिखेंगे,
या फिर एंगल बी भी लिखेंगे तो चलेगा। तो अगर इस कोण के मेजरमेंट को दिखाना होगा, माप दिखाना होगा, तो इस कोण का माप जो होगा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी। अब इसका जो भी हो 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी हो उसको ऐसे इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आपके कोण की माप को इस तरह से दिखाया जाता है। देखिए कोण के अभ्यंतर, बाहर की ओर और कोण पर बिंदुओं को हम लोग कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बिंदु P, इधर Q, इधर अंदर ले लेता हूँ R S, ठीक है। तो इस तरह से, और इस पे ले लेता हूँ T। तो ये जो बाहर की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कहलाएंगे P और Q। ये कोण का ये बाहिर भाग का बिंदु कहलाएगा, ठीक है। ये कोण का बहिर्भाग का बिंदु कहलाएगा। क्या होगा? बहिर्भाग के बिंदु कहलाएंगे। अच्छा, ये कोण के अंतः भाग के बिंदु कहलाएंगे या अभ्यंतर के बिंदु कहलाएंगे, ठीक है। ये अभ्यंतर के बिंदु कहलाएंगे। और ये कोण पर के बिंदु कहलाएंगे, कोण पर के बिंदु। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसके देख रहे हैं ये प्रत्येक कोण की, तो प्रत्येक कोण में दो भाग स्थित हो जा रहे हैं, एक तो बाहर की ओर, एक अभ्यंतर की ओर। तो बाहर वाले भाग को हम लोग बहिर्भाग कहेंगे और ये अंदर वाले भाग को अभ्यंतर भाग या फिर अंतः भाग कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कोण के योग का अभिगृहित देखते हैं। कोण योग अभिगृहित क्या कहलाता है? कोण योग अभिगृहित, ठीक है। अभिगृहित का मतलब ही है यहाँ पे, ये पहले से ये सत्य होता है, इसे साबित करने की जरूरत नहीं होगी, है ना जी। क्या है अभिगृहित, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि एक आपके पास बिंदु है, यहाँ लिख लेते हैं कि यदि P एंगल BAC के अभ्यंतर बिंदु है या अभ्यंतर में है, तो अभ्यंतर में है तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको चित्र से दर्शा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर एंगल हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका एंगल हो जाएगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ BAC, एंगल BAC का यहाँ पर एक अभ्यंतर में यहाँ पे बिंदु है P, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक ऐसे दिखा देते हैं किरण, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं कि एंगल BAC का जो मेजर होगा वह इक्वल हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल BAP, यानी कि ये वाला एंगल, और प्लस में मेजरमेंट ऑफ एंगल PAC, इन दोनों का योग के बराबर हो जाएगा। इसी को कहते हैं कोण का योग अभिगृहित। चलिए अब हम लोग कोणों के प्रकार को देखने वाले हैं, ठीक है। कोणों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। चलिए देखते हैं कोणों के कुछ प्रकार को, ठीक है। तो कोणों के माप के अनुसार उनके कई सारे प्रकार बताए गए हैं। जैसे पहला देखते हैं हम लोग समकोण यानी कि राइट एंगल क्या होता है? देखिए जो कोण 90 डिग्री का होता है ना, ठीक है, उसे समकोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर हम लोग समकोण की बात करें तो ये कुछ इस तरह से ये आपका समकोण हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल AOB, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एंगल AOB जो है 90 डिग्री का है, समकोण है। अगला हम लोग देखते हैं हम लोग न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो आपका 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है।
जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे एक एंगल, ठीक है। तो यह एंगल की माप हमें क्या दिख रही है कि 90 डिग्री से लेस देन है, ठीक है। जैसे ए ओ बी, इस एंगल की बात करें तो एंगल ए ओ बी जो है लेस देन 90 डिग्री है और लेकिन 0 डिग्री से ग्रेटर है। तो डेट मीन्स ये क्या कहलाएगा, आपका न्यून कोण कहलाएगा। अगला देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो, यहाँ पे लिख सकते हैं वह कोण, वह कोण, वह कोण जिसकी माप, जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक, अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक कोण की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, एंगल पी क्यू आर, ये देख रहे हैं 90 डिग्री से ग्रेटर है, ग्रेटर है ये वाला एंगल पी क्यू आर, बट लेस देन है 180 डिग्री। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं रिजु कोण। रिजु कोण, रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो वह कोण जो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। वह कोण, वह कोण जिसकी माप, जिसकी माप 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, रिजु कोण, रिजु कोण या सरल कोण भी कहते हैं, रिजु कोण या सरल कोण कहलाता है, सरल कोण कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे मैं यहाँ पर एक कोण यहाँ दिखा देता हूँ, सरल कोण, ये होगा आपका सरल कोण, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ए ओ और इधर बी ले लेता हूँ, तो ये जो कोण देख रहे हैं ये आपका सरल कोण यानी कि रेजु कोण कह रहा है, क्योंकि इसकी माप 180 डिग्री है। समझ गए ना बात को। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग अगला देखते हैं। चलिए क्या कहते हैं, पुनर्युक्त, पुनर्युक्त, पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, या प्रतिवर्ती कोण क्या कहलाता है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कोण दो समकोण से बड़ा और चार समकोण से छोटा हो, यानी 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कोण हो, वही आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। वह कोण, वह कोण जिसकी माप, जिसकी माप, जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक, अधिक लेकिन, लेकिन 360 डिग्री से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक एंगल दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए ये एंगल ए ओ बी ले लेते हैं, तो ये बाहर वाला ये जो कोण होगा ना, ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। अगर मान लीजिए आपको कह दे कि एंगल ए ओ बी का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, 360 में से घटा लेना होगा एंगल ए ओ बी को, यानी कि इधर वाला कोण अगर 360 में से घटा दें तो यानी यही ना कोण बच गया, यही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर संपूरक कोण, संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे दो कोण जिनका योग जो हो 180 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण कह लेते हैं। यदि यदि दो कोणों, यदि दो कोणों की मापों
दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो 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 उन्हें तो उन्हें उन्हें संपूरक कोण कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जैसे एक 62 डिग्री और 118 डिग्री हो गया, इन दोनों का योग क्या होगा? एक्चुअल में इन दोनों का योग क्या होगा? 180, इसलिए संपूरक है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें कह दे कि x डिग्री का संपूरक क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा? 180 में से x डिग्री को घटा लेना होगा। समझ गए ना? अगला देखते हैं हम लोग पूरक कोण। पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। लिख सकते हैं, यदि दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको कह दूं कि एक है 35 डिग्री और दूसरा है आपका 55 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों का योग 190, दोनों का योग 90 होगा ना, इसलिए पूरक है। यानी कि अगर आपसे कह दूं कि x डिग्री का पूरक कोण बताना है तो आप क्या करोगे? 90 में से x डिग्री को 90 डिग्री में से x डिग्री को घटा लेंगे। समझ गए? अगला देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल? तो अगर दो कोण ऐसे हों जो कुछ इस प्रकार से बने हों, जैसे मैं आपको चित्र से दिखाता हूं। ठीक है, कुछ इस तरह से बने हों। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए बी और इस पर ले लेते हैं सी डी, यहाँ पर ओ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ए बी और सी डी रेखा देख रहे हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद इस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, ये वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। यानी कि आप इसे ऐसे परिभाषित करके लिख सकते हैं कि दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के युग्म हो तो उन्हें, तो जैसे यहाँ पे देखिए एंगल AOD और एंगल BOC, दूसरा पेयर एंगल AOC और एंगल BOD, ये आपके क्या है? शीर्षाभिमुख कोण के युग्म दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं अब कोण समद्विभाजक क्या कहलाता है। कोण समद्विभाजक, यानी कि हम लोग बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ठीक है, देखिए एक्चुअल में अगर मान लीजिए आपके पास कोई कोण दिया हो और कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो किरण होती है ना, उसी को उस कोण का समद्विभाजक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये किरण OP इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसका मतलब ये OP क्या होगा? इस कोण का समद्विभाजक होगा। लिख सकते हैं कि यदि किसी कोण को कोई किरण दो बराबर भागों में बांटे तो उस किरण को
कोण का समद्विभाजक कहते हैं, कोण का समद्विभाजक कहते हैं। तो जब भी आपका कह दे कि OP यहाँ पर एंगल AOB का समद्विभाजक है, एंगल AOB का समद्विभाजक है, यानी कि एंगल AOB को यह दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOP का जो माप होगा एंगल POB के माप के बराबर हो जाएगा। तो हम मेजर लगा सकते हैं, मेजरमेंट नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रन देते हैं, कुछ और भी इसमें परिभाषाएं हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।